प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सत्ता में साझेदारी। सत्ता का अर्थ होता है बेटा शक्ति या पावर। जब हम इस शक्ति को सरकार के विभिन्न अंगों या स्तरों के बीच बांट देते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सत्ता में साझेदारी। आपको पता होगा जब इलेक्शन होता है तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती है और बेटा वो सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करती है। जब भी कोई पार्टी जीत जाती है तो उसको सत्ता मिल जाती है, यानी उसकी सरकार बन जाती है। और जब हम सरकार की शक्तियों का क्या कर देते हैं, अलग अलग सरकारों के बीच या उसके अंगों के बीच उसका विभाजन कर देते हैं तो इसी को कह देते हैं हम सत्ता में साझेदारी। इस चैप्टर में हम दो देशों की कहानियां पढ़ेंगे जिनमें एक देश ने सत्ता में साझेदारी को अपनाया था, जिसके चलते वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल सही रही। वहीं जो दूसरा देश था उसने सत्ता में साझेदारी नहीं की तो वहां पर गृह युद्ध की स्थिति आ जाती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला देश है बेल्जियम। बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है। ठीक। और बात करें इसकी सीमाएं किन किन देशों से टकराती है तो बेटा 4 देश है जिनसे इनकी सीमाएं टकराती है। पहला है फ्रांस, फिर जर्मनी, नीदरलैंड्स और लैक्समबर्ग। तो ये 4 देश है जिससे इसकी सीमाएं टच होती है। यहाँ पर दो तरह के क्षेत्र है, पहला है फ्लेमिश और दूसरा है वेलोनिया। तो यहाँ की जो 1 करोड़ आबादी है उसमें से 59% या 59% जो है वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है। वहीं बात करें वेलोनिया की तो बेटा 40% आबादी यहाँ रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। वहां पर भी क्या है, 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति थी, जो संख्या में कम थे, यानी जो फ्रेंच लोग थे वो संख्या में कम थे लेकिन उनके पास क्या थे बेटा, संसाधन ज्यादा थे, वो ज्यादा अमीर थे, उनके पास ज्यादा शक्ति थी। जिसके चलते 1950-60 के दशक में यहाँ पर बेटा इन दोनों समुदायों के बीच तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। जिसके चलते जो बेल्जियम की सरकार थी वो एक कदम उठाती है और वो उसका जो कदम था उसकी वजह से ही क्या था, यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो स्थायी बनी रहती है। यहाँ की सरकार 1970 से लेकर 1993 के बीच जो संविधान था उसको 4 बार क्या करती है, संशोधित करती है। ये पेपर में पूछा जाता है कि कम से किस पीरियड से किस पीरियड तक उन्होंने 4 बार संशोधन किया था। अच्छा, संशोधन क्या होता है तो बेटा जब हम संविधान में किसी प्रकार का सुधार करते हैं, उसमें कोई चेंज करते हैं तो उसको ही क्या कह देते हैं, संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है। तो उन्होंने 4 बार अमेंडमेंट किया और उसके बाद यहाँ पर क्या नियम बनाए गए, तो जो बेल्जियम की सरकार थी उसने बेटा जो केंद्र सरकार थी उसमें फ्रेंच और डच दोनों मंत्रियों की समान संख्या रखी। ठीक है। दूसरा उन्होंने जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में भी जो सरकार बनाई गई उसको, उसमें दोनों समुदायों के समान मंत्री रखे गए। तीसरा काम क्या किया उन्होंने बेटा, एक सामुदायिक सरकार बनाई। सामुदायिक सरकार कौन सी होती है, यानी जिस क्षेत्र में जिस समुदाय के लोग रहते हैं वही अपनी सरकार बनाएंगे। और फिर वो जो सरकार थी उसको 3 तरह की शक्तियां दी गई। कौन कौन सी तो बेटा भाषाई, शैक्षिक और सांस्कृतिक। जो सामुदायिक सरकार थी या कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसको 3 क्षेत्र में काम करने की शक्तियां दी गई थी, भाषाई, शैक्षिक और सांस्कृतिक। अच्छा, चौथा काम क्या किया गया बेल्जियम में तो बेटा केंद्र सरकार की जो शक्तियां थी उनको राज्य सरकारों में विभाजित कर दिया गया। जिसके चलते क्या था, वहां पर राजनीतिक व्यवस्था स्थायी बनी रही। तो ये जो सारे कदम थे ये बेल्जियम ने किस लिए उठाए थे, टकराव को रोकने के लिए और सत्ता की साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए। पहला, केंद्र सरकार में दोनों समुदायों के समान मंत्री। दूसरा, केंद्र सरकार की जो शक्तियां थी उनको राज्य सरकारों में बांट दिया गया। तीसरा, ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाई गई, उसमें भी दोनों समुदायों के समान मंत्री रखे गए। और चौथा, वहां पर सामुदायिक सरकार बनाई गई जिसको कि भाषाई, शैक्षिक और सांस्कृतिक शक्तियां प्रदान की गई थी। तो इनके चलते क्या था, बेल्जियम में बेटा गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। वहीं दूसरा जो देश है उसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए तो बेटा जो श्रीलंका है उसको 1948 में आज़ादी मिली थी, हमें 1947 में मिली थी, यानी भारत को। और उसके बाद श्रीलंका को क्या है 1948 में आज़ादी मिली थी। अब यहाँ भी बेटा क्या है, दो समुदायों के या भाषाई समुदाय के लोग रहते हैं। कौन कौन से, पहला है सिंगली और दूसरे है तमिल।
तो इनकी जो जनसंख्या है उसमें 74% लोग क्या करते हैं बेटा, सिंगली भाषा बोलते हैं। वहीं जो बाकी दो लोग हैं 18%, वो क्या बोलते हैं, वो तमिल भाषा बोलते हैं। अब इन तमिलों में भी बेटा दो तरह के तमिल है। एक तो जो श्रीलंका के तमिल थे, और दूसरे जो औपनिवेशिक काल के टाइम पर भारत से क्या था, श्रीलंका में गए थे। श्रीलंकन तमिल की बात करें तो इन 18% में से 13% जो तमिल है वो श्रीलंकन तमिल है, और बाकी बचे हुए क्या है बेटा, वो भारत से गए हुए तमिल है। अब श्रीलंका में क्या होता है, क्योंकि सिंगली लोगों की संख्या ज्यादा थी, तो इन्होंने बेटा बहुसंख्यकवाद के आधार पर वहां पर क्या किया, एक कानून पास किया जिसको कहा जाता है 1956 का अधिनियम। इस अधिनियम के अनुसार इन्होंने क्या किया बेटा, सिंगली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। यह कहा गया कि जो सरकार होगी वो बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी, क्योंकि जो सिंगली लोग थे वो बेटा क्या करते थे, बौद्ध धर्म का पालन करते थे। वहीं तीसरा काम इन्होंने इस अधिनियम में क्या किया, इन्होंने कहा कि जो सरकारी नौकरियां होंगी या विश्वविद्यालय है उसमें सिंगली भाषी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, जिसके चलते जो तमिल लोग थे वो बेटा नाराज हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या है, एक तरह से युद्ध की स्थिति आ जाती है। जब किसी देश में बेटा कोई विशेष समुदाय या कोई सरकार विरोधी समूह क्या करता है, हिंसक लड़ाई लड़ने लग जाता है, और वो लड़ाई इस हद तक पहुंच जाती है कि वो युद्ध जैसी लगने लगे, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, सिविल वॉर या गृह युद्ध। तमिल लोगों ने बेटा अपना एक संगठन भी बनाया था जिसको कहते हैं लिट्टे। अब लिट्टे का अर्थ होता है बेटा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, यानी ये जो तमिल लोग थे, अब वो क्या करना चाहते थे, वो तमिल लोगों के लिए अलग से एक तरह का राज्य या देश बनाना चाहते थे। ठीक है, और इसके चलते ही वो सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। अब आपने देखा एक जो देश था उसने सत्ता की साझेदारी की, तो यहाँ पर क्या था, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, जबकि यहाँ भी दो भाषाई समुदाय के लोग रहते थे। वहीं बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में भी दो भाषाई समुदाय के लोग हैं, लेकिन उन्होंने एक समुदाय जिसकी संख्या ज्यादा थी उस आधार पर क्या किया, शक्ति का विभाजन नहीं किया, जिसके चलते वहां पर गृह युद्ध की स्थिति आ जाती है। अब जब जो लोग संख्या में ज्यादा होते हैं तो उनको कहते हैं बहुसंख्यक। और बहुसंख्यकवाद क्या होता है, तो बेटा जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनका ऐसा मानना कि वो अपने मन चाहे ढंग से क्या है, देश का शासन चला सकते हैं। जैसे कि सिंघली लोगों ने क्या सोचा, हम संख्या में ज्यादा है तो देश में हमारी ही चलेगी, और इसके चलते उन्होंने 1956 का जो अधिनियम बनाया उसमें सिंघली भाषा को राज भाषा बनाया गया। इनके धर्म को राज्य संरक्षण देगा, और वहीं साथ साथ इनको ही नौकरी और विश्वविद्यालयों में प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, जिसके चलते यहाँ गृह युद्ध छिड़ जाता है। तो अभी तक मैंने आपको बताया है बेल्जियम है जहां पर दो क्षेत्र है, अलग अलग भाषा बोलने वाले समुदाय रहते हैं। ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। अच्छा, ब्रुसेल्स के बारे में एक और बात, बेटा जो यूरोपियन यूनियन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। ये क्वेश्चन ही बार बार आता है। अब आपको इतनी कहानी से ये तो समझ आ गया होगा कि सत्ता की जो साझेदारी है वो कितनी आवश्यक या जरूरी है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि सत्ता की साझेदारी की हमें क्या आवश्यकता है। तो बेटा इसके कुछ चार पॉइंट है मेन जो कि आपको याद होने चाहिए। पहला तो जो सत्ता की साझेदारी है वो बेटा टकराव और मतभेदों को कम करता है। जैसा कि आपने देखा बेल्जियम में टकराव और मतभेद खत्म हो गए, वहीं जो श्रीलंका था उसमें टकराव और मतभेद खत्म नहीं हुए और गृह युद्ध छिड़ गया। दूसरा ये क्या करता है, दूसरा जो सत्ता की साझेदारी है बेटा वो लोकतंत्र की आत्मा है। यानी अगर कोई भी देश होगा और उसमें डेमोक्रेसी है तो वहां पर हमें शक्ति को सरकार के विभिन्न अंगों और स्तरों के बीच बांटना ही पड़ेगा, तभी वो जो लोकतंत्र है वो सक्सेसफुल हो सकता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो केंद्र सरकार है वो अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन चला सकती है, जिससे क्या है, उस देश में श्रीलंका जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। अच्छा, इसकी जो अगला आवश्यकता है वो क्या है बेटा, पहली मैंने बताई टकराव और मतभेदों को कम करता है। दूसरा इस लोकतंत्र की आत्मा है। अच्छा, तीसरा ये क्या है, ये राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है, यानी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको स्टेबल बनाती है। कैसे, जैसे श्रीलंका में है, वहां पर अब क्या हुआ, गृह युद्ध छिड़ गया तो जो पॉलिटिकल व्यवस्था थी वो एक तरह से डगमगा गई, क्योंकि जो सरकार विरोधी समूह है वो बार बार सरकार पर क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, जिसके चलते वहां पर क्या है बेटा, राजनीतिक व्यवस्था स्थायी नहीं रहती। वहीं इसकी जो अंतिम आवश्यकता है वो क्या है बेटा, ये सरकार को वैधता प्रदान करता है, यानी सरकार एक तरह से वैलिड हो जाती है। कैसे, जब हम शक्ति का विभाजन करते हैं
तो अलग अलग सरकारों के लिए बेटा चुनाव होते हैं, उन चुनाव में जो प्रतिनिधि जीत कर आते हैं उनको जनता द्वारा चुना गया होता है, तो उन प्रतिनिधियों में जनता का विश्वास होता है। इसके चलते जो सरकार है बेटा वो वैध हो जाती है। तो इसकी चार प्रमुख आवश्यकताएं हैं। अगली हमारी जो टॉपिक है वो है बेटा सत्ता की साझेदारी के फॉर्म्स या स्वरूप या उसके टाइप्स, कि हम किस किस रूप में शक्ति का विभाजन कर सकते हैं। तो पहली बात, हम शक्ति का विभाजन बेटा ऐसे और ऐसे कर सकते हैं। इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण और इसको कहते हैं बेटा क्षैतिज वितरण, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जब हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण की, तो इसमें बेटा जो सरकार के स्तर होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, उनके बीच क्या है बेटा शक्ति का विभाजन किया जाता है। अगर हम बात करें क्षैतिज वितरण की या हॉरिजॉन्टल की, तो इसमें बेटा सरकार के जो अंग होते हैं, सरकार के तीन अंग है भारत में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के तीन स्तर है भारत में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में कौन आ जाता है हमारा, नगर निगम, नगर पालिका और पंचायती राज, ये सब। ठीक है, तो पहला हो गया ऊर्ध्वाधर, दूसरा हो गया क्षैतिज वितरण। तीसरा, अगर हम शक्ति के विभाजन का स्वरूप की बात करें, तो बेटा सामुदायिक सरकार, जैसा कि बेल्जियम में थी, जब किसी विशेष समुदाय को क्या है अपनी सरकार बनाने की छूट दे दी जाती है। शक्ति के विभाजन का बेटा एक और रूप है जिसमें जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, दबाव समूह होते हैं और राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके बीच भी शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। क्योंकि बेटा क्या है, हर राजनीतिक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, उनकी अपनी अपनी नीतियां होती है, जिसके चलते जब उनकी सरकार बनती है तो हमेशा क्या होता है, शक्ति का नया रूप सामने आता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। आशा करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेटा खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले एक और बात, बेल्जियम में डच लोग थे, फ्रेंच लोग थे, और जो बाकी के 1% लोग थे बेटा वो जर्मन थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।